नाजरीन आदाब, मैं हूं तहसीन मुनव्वर, हाजिर हूं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के सियासी, समाजी और इक़्तिसादी पस मंजर पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। इन दिनों यूरोप के यूक्रेन में खलफिशार का माहौल है। यूक्रेन सरकार और रूस नवाज बागी बरसरे पैकार हैं। अमेरिका समेत आलमी बिरादरी, जिसमें मगरबी ममालिक भी शामिल हैं, वो रूस के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करके उसे G8 से बाहर भी कर चुके हैं। और नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है तीन माहिरीन जो यूक्रेन मसले पर, यूक्रेन के बहरान पर हमसे बातचीत करेंगे। आइए हम इनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं यूक्रेन में एक सफीर रह चुके जनाब विद्याभूषण सोनी साहब। विद्याभूषण सोनी साहब IFS हैं और यूक्रेन में 5 साल इन्होंने अपने वहां पे बेहतरीन गुजारे हैं। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब राजन कुमार भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी मामलात के माहिर सरकर्दा सहाफ़ी जनाब कमर आगा साहब। आइए बातचीत का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम जनाब विद्याभूषण सोनी साहब से। सोनी साहब, यूक्रेन के हालात को अगर एक आम हिंदुस्तानी के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो यूक्रेन को आप किस तरह हमें समझाएंगे मुख्तसर? ऐसा है कि रशिया को आपको देखना पड़ेगा कि रशिया की क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है। यूक्रेन कहते हैं कि रशिया का सॉफ्ट अंडरबेली है और रशिया अपनी सिक्योरिटी के लिए हर चीज़ कुछ कर सकती है, क्योंकि पहले उनका जो बॉर्डर था 1200 किलोमीटर था मॉस्को से। अगर यूक्रेन चला जाता है उनके हाथ से तो जो बॉर्डर है वो 500 किलोमीटर रह जाएगा, तो उसकी सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा, उनके पास कोई वार्म वाटर पोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। आप जैसे देखते हैं कि उनको जो एग्रीमेंट जो था इनका यूक्रेन के साथ कि उनका नेवल बेस वहाँ रहेगा क्राइमिया में, तो इसलिए जब देख रहे हैं कि यूक्रेन को उनसे प्रभाव से निकाल रहे हैं और उनको नया मेंबरशिप देने चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की, तो रशिया को थोड़ा सा डर लगा कि अगर अभी इसको नहीं रोका गया, अगर इनको ठीक मैसेज नहीं दिया गया तो फिर वो और बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम जो शुरू हुई वो हुई क्राइमिया में। सबसे पहले यूक्रेन का रशिया से एक समझौता हुआ, जो कि उसकी चीज़ जो एग्रीमेंट जो था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 20-25 साल के लिए। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ तक क्राइमिया का हिसाब किताब है, क्राइमिया कभी भी यूक्रेन का हिस्सा नहीं था। अगर आप 300 साल पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हमेशा रशिया के कंट्रोल में ही रहा है। लेकिन बाद में, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। उनका जो सदर थे खुर्शचेव भी यूक्रेन से आते थे, तो उन्होंने एक प्रकार का उनको तोहफा दे दिया 1953-54 के अंदर कि आप इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करिए। हालांकि उनको ऑटोनोमस रिपब्लिक भी कहा गया। जहां तक रूस का मामला है तो हमने देखा है कि रूस के ज़्यादातर सियासी रहनुमा जैसे कि गॉन्जेक, इसके अलावा वहाँ के साइंसदान और वहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो ज़्यादातर यूक्रेन से ही आते हैं। तो यूक्रेन से जब उनका ताल्लुक़ रहा है तो रूस और यूक्रेन का जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत करीबी हैं। तो राजन कुमार, मैं ये जो अचानक नवंबर 2013 में हालात इस तरह के हुए रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो क्या आपको नहीं लगता कि रूस ने इसके लिए पहले से तैयारी की होगी? देखिए, इसमें रूस ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि सारा जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है इसमें रूस का रोल तो बाद में आता है। सबसे पहले जो स्टार्ट किया यूरोपियन यूनियन ने किया है, जिसने एक ईस्टर्न जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है उनका, उसके थ्रू वो यूक्रेन को भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाना चाहते थे। पहला इनका ये होता है। दूसरा, उनके नाटो फोर्सेस नाटो में भी इंक्लूड करके वो उनको नाटो में इंक्लूड करना चाहते थे। और ये आप देखे होंगे पिछले 6 महीने में ऐसा चल रहा है। नवंबर 2013 से वहाँ पे वो प्रोसेस, उनका जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थे ये हो रहे थे और प्लान ये था कि यूक्रेन को भी उसमें इंक्लूड किया जाए। लेकिन जो कि
यानुकोविच जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उस समय के सदर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उस साइन करने से, और उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। और जो प्रोटेस्ट मैदान स्क्वायर जिसके नाम से जाना जाता है, यूरो मैदान स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन का उसमें सपोर्ट था, तो उस मैदान स्क्वायर का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें आप देखें कि इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका और कई यूरोप के भी कंट्रीज़ ने काफ़ी डूबियस रोल प्ले किया है। और उसने जो डील होने वाले थे, प्रोटेस्ट के बाद भी एक डील ब्रोकन होने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने उस डील को नहीं होने दिया। उसने वहाँ पे जो वायलेंस जो लोगों ने करवाया, जो राइट सेक्टर के लोग थे, उस वायलेंस को भी उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो इसके परिणाम ये होता है कि वहाँ पर जो डील की संभावना थी, आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है आपकी, जो यानुकोविच की गवर्नमेंट थी जो 2010 में आई थी, वो वहाँ से उनको भागना पड़ रहा है, और वो रशिया में जाके वहाँ पे शरण लिए हैं। उसके बाद उस प्रॉब्लम क्राइमिया की जो बात एम्बेसडर सोनी बोल रहे थे कि क्राइमिया हिस्टोरिकली रशिया का पार्ट था, लेकिन 1954 में क्रुश्चेव ने उनको दे दिया था, लेकिन क्राइमिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया ने ये डिसाइड वहाँ पे कर लिया है कि उनके जो वाइटल इंटरेस्ट हैं उसमें यूएस या जो यूरोपियन यूनियन की जो दादागिरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने बिल्कुल एक फर्म स्ट्रेटजी लिया, जो कि पहले की जो रूस की पॉलिसी है उससे काफ़ी अलग थी, क्योंकि आप देखेंगे 2008 में जो जॉर्जिया की पॉलिसी थी, उसमें अबखाजिया या साउथ एशिया में उन्होंने हम इसके ऊपर आएंगे, लेकिन आप जैसे बता रहे थे 1954 में जो 300वीं सालगिरह थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, तब क्रीमिया जो है रूस ने यूक्रेन को दे दिया था। कमर आगा साहब, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से जो यूक्रेन की सूरत हाल है, और हमें न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ ना कुछ एकदम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ये जो मिस्र में हमने देखा कि जो बहारे अरब जो थी, और फिर अभी अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं नेटो फोर्सेस वहाँ से निकलने वाली हैं, और फिर ये कुछ क्या नज़र आ रहा है पूरे दुनिया में इस वक्त? एक खलफिशार सा मचा हुआ है इस पूरे हिस्से में, और मिडल ईस्ट में जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो है ये जो नई सिचुएशन सूरत हाल बनी है, इसके अंदर मुझको तो ऐसा लगता है कि ये कॉकेशस का जो एरिया है, कोह क़ाफ़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग काफ़कस कहते हैं, हम लोग बहुत दास्तानों में पढ़ते थे, आज आपने बड़ा अच्छा नाम दिया। उसके अलावा ये जो एशिया माइनर का जो एरिया कहलाता है, जिसमें टर्की और दूसरा ये सब सेंट्रल एशिया तक का पूरा एरिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे नई क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि ये क्राइमिया जो है ये पहले पार्ट था, पुराना ये ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी हुकूमत का एक हिस्सा होता था, कई सौ साल तक उनके पास रहा, और तातार यहाँ पे जो थे वो बसे हुए थे। ये बड़ी पॉपुलेशन थी इनको, जिनको स्टालिन ने बाद में यहाँ से एक्सपेल कर दिया था। वहीं वो एक्सपेंशन का उनका प्लान है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे एम्बेसडर सोनी ने बताया और आपने भी बताया प्रोफेसर साहब ने, कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेटेड एरिया है। यहीं पे ब्लैक सी है, फिर उसके बाद ये जो पूरा रीजन है कंट्रोल करता है ईस्टर्न यूरोप का जो है, बाल्टिक रिपब्लिक्स एंड एशिया माइनर, ये तीन आके मिल रहे हैं यहाँ के ऊपर। तो इस वजह से ये जो ब्लैक सी का एरिया है, जहाँ पे ब्लैक सी फ्लीट रशिया की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए स्ट्रेटेजिकली। जैसे एम्बेसडर सोनी ने बताया कि रशियन किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एक रशियन का कहना ये है कि उनको इनसर्किल, घेराबंदी उनकी सेकंड जो जब से ख़त्म हुई थी कोल्ड वॉर, उनकी घेराबंदी हो रही है, और उसके अंदर रशियन, मुझको तो ऐसा लगता है कि फंसते चले जा रहे हैं, उनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि रशियन इंटरनल क्राइसिस में अपनी फंसते चले जा रहे हैं, और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन जो हैं, जो उनका प्लान था उसमें उनको काफ़ी कामयाबी भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। इसमें बहुत मुश्किल होगा उनको यहाँ से निकलना। और जो उनके प्लान हैं वेस्टर्न यूरोपियन के, तेल को अल्टरनेटिव रूट से ले जाना, और सीरिया के अंदर जो वो चाहते हैं करना, मैं समझता हूँ रशिया कोई बड़ा रोल आने वाले वक्त में। विद्याभूषण सोनी साहब, आपको नहीं लगता कि रूस यूक्रेन में दाखिल होकर कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, जहां तक आलमी बरादरी का और ख़ासतौर से मगरबी ममालिक का सवाल है? ऐसा है कि जब किसी देश के सामने कुछ मुश्किलात आती हैं, लड़ना तो पड़ेगा ही, और उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है। तो उन्होंने, मेरे ख्याल में ये क्या कहते हैं, ब्रिंकमैनशिप है। दोनों तरफ से ये देख रहे हैं कि कौन कितना दे सके। और ये रशिया का पहला गेम तो यही था कि सबसे पहले क्राइमिया में लो, क्राइमिया इनके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद वो बार्गेनिंग चिप हो जाएगी, एंड दे कैन आर्ग्यू एंड नेगोशिएट। मेरी ओपिनियन में इनसे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ कि आगे रशिया बढ़ेगा नहीं,
सिर्फ उनको डराता रहेगा कि हम ये करेंगे, हम 3 जो मुल्क हैं वहाँ पर। नहीं, अभी देखिए ना, जिस तरह ये इन्होंने OSCE के जो लोग, OSCE के जो लोगों को इन्होंने किडनैप किया हुआ है, उसमें से एक स्वैडिश को तो छोड़ा है, 7 उनके कब्जे में ही हैं, और वहाँ पे कई इमारतों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, एयरपोर्ट वगैरह पर भी। अभी कल टीवी स्टेशन पे भी उन्होंने करके रशियन चैनल भी चलाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मगरबी ममालिक का ये सोचना कि रशिया मशरक़ी यूक्रेन की तरफ भी जाएगा। आप जो भी आप पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज से है। आप थोड़ा रशियन सोर्सेज से देखिए। रशियन गेम क्या, उनका क्या स्टोरी क्या है कि देर आर 150 आदमी जो के हैं वहाँ पर गए हुए हैं एज what is called the contractors, where American forces 150 गए हुए हैं वहाँ पर, और ये कह रहे हैं कि हम उनके ऑब्जर्वर्स हैं या क्या हैं, लेकिन वो there are not officially they are not forces, but they are actually that. So contractors के नाम पे किसी को भी कर सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से आगे इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे तो हमको क्या करना है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहले जो हताहत होती है वो तो सच्चाई ही होती है। तो उसमें वो सच बोल रहे हैं, यही सच बोल रहे हैं, लेकिन जो एक वहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, वहाँ के जो अवाम हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत एक ऐसे उस क्राइसिस में आ गए हैं अपने आप ही कि जिससे निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बिल्कुल, और ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी मैं कहूँगा। आप देखिए अगर ईस्ट और वेस्ट में क्या क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं वो उनको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ईस्ट में ज़्यादा ईस्टर्न रशियन इन्फ्लुएंस है, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देखेंगे तो ईस्ट में है। इसमें वहाँ पर आपको जितने भी डिज़ाइन ब्यूरोज हैं, इनके जितने भी स्पेस साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके फैक्ट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं आपके टैंक्स वगैरह, और स्पेस साइंस के लिए भी सारे यहाँ पर हैं। उसके अलावा यहाँ की जो सॉइल है बहुत अच्छी है, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि वेस्ट में और ईस्ट में फ़र्क ये भी है कि जो वेस्ट वाले हैं वो कैथोलिक हैं, रोमन कैथोलिक। ईस्ट में जो हैं वो रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं। तो उसमें ये चीज़ हो गई। दूसरा लैंग्वेज, इनकी जो लैंग्वेज है पूरी रशियन है, और जो वेस्ट में जो लैंग्वेज है उसमें पोलिश। आइडेंटिटी क्राइसिस तो बाद में बनेगा, अभी तो 2 कंट्रीज के बीच मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन और रशिया को लेकर बोला है ना कि ये दोनों एक बाहर की जो फोर्सेस हैं वो ट्राई टू डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। जी राजन साहब, इसमें आपको जोड़ना चाह रहे हैं। जी, इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है ये एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जहाँ पे कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस रशिया के बॉर्डर पे बढ़ाना चाहता है और रशिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सबसे प्रमुख तो यह है। दूसरी बात इसमें इस क्राइसिस में समझने वाली बात यह है कि वहाँ पे एनर्जी का पाइपलाइन जाता है यूक्रेन के थ्रू। जो रशिया का यूरोप में सप्लाई होता है एनर्जी पाइपलाइन के थ्रू, वो 60 to 70% वो यूक्रेन के रास्ते से होता है। बाकी भी पाइपलाइन है, नॉर्दर्न स्ट्रीम है और साउथ में भी हैं, लेकिन उनका जो मेन सप्लाई है वो यूक्रेन के थ्रू है। तो जो रशिया का एक आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में रशिया का रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। वो सीरिया में रोल प्ले कर रहे हैं, ये ईरान में रोल प्ले कर रहे हैं, अफगानिस्तान में प्ले कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि ये यूएस को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि सीरिया में रशिया से उनको बात करना पड़े। तो वो रशिया को बिल्कुल उसी एरिया में सीमित कर देना चाहती है, और यूक्रेन जो कि उनका बॉर्डर है, रशिया का बॉर्डर है, और यूक्रेन हिस्टोरिकली और एथनिकली उनसे काफ़ी कनेक्टेड रहा है, उसको भी अलग करना चाहता है ताकि रशिया उन्हीं आपस के उसी रीजन में कन्फाइन हो जाए। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात, एक पहले आपने जो सवाल पूछा था एम्बेसडर सोनी साहब से कि इसमें रशिया अलग थलग हो गया है, मुझे लगता है कि रशिया इसमें अलग थलग नहीं हुआ है। उसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि रशिया पहले की रशिया की पॉलिसी थी वेस्ट के साथ उसका अलायंस करना, वेस्ट के साथ उनको जोड़ना। रशियन पॉलिसी इकोनॉमी येल्सिन के पीरियड में 1990s में यही हुआ था। लेकिन अभी क्या हो रहा है रशिया के साथ कि वो अपना पार्टनरशिप ईस्ट की ओर जा रहा है। क्योंकि चाइना, आप जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है पूरे विश्व में। तो जितने भी पाइपलाइन डील्स अभी नए नए हो रहे हैं वो ईस्ट के साथ, चाइना के साथ होते जा रहे हैं। और उनका जो दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए ब्रिक्स, ये भी एक तरह से एशियन या डेवलपिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी चाइना और उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। फिर कस्टम्स यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर ये खड़ा करने की रशिया तैयार कर रहा है, और उसमें रशिया के साथ काफ़ी सपोर्ट है। आप अगर यूनाइटेड नेशंस के वोटिंग की भी बात करें तो कम लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन काफ़ी लोगों ने अब्सटेन किया। तो अब्सटेन उन लोगों ने किया जैसे इंडिया ने भी अब्सटेन किया, इसका मतलब ये होता है कि वो यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो ये पोजीशन काफ़ी डिवाइडेड तो है। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत तो हमेशा गैर वाबस्ता एक अपने आप को बना के रखना चाहता है कुछ मामलात में जहाँ पर भी बैनुल-अक़वामी वो होता है, और उसका सीधा सीधा कोशिश यही होती है कि जो भी इस तरह के खल्फिशार हैं उन पर जो है बातचीत के ज़रिए और डिप्लोमेटिकली ही रास्ता निकले और इस तरह की चीज़ें ना हो। आगा साहब, जिस तरह अभी प्रोफेसर राजन कुमार कह रहे थे कि रूस को वहीं तक जो है महदूद करने के लिए ये सब कुछ है, तो क्या हम इसमें, क्योंकि अभी नेटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से भी निकलना है, क्या रूस को एक बैटल ग्राउंड दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे अपने आप को बिल्कुल मशगूल कर दीजिए? और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे ये एक अफ़गानिस्तान की तरह की एक सिचुएशन वहाँ पे हालात बन रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में कई एक एथनिक कम्युनिटीज़ थी, उसी तरह यहाँ भी हैं, तातार्स भी हैं, फिर उसके अलावा जो रोमन कैथोलिक्स और क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स रशियंस और इस तरह के जो डिवीजन्स हैं, और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है ईस्ट और वेस्ट को लेके, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। तो यहाँ पे हालात बहुत, और दूसरे ये कि जो रशिया है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट उस तरह की हासिल नहीं है जिस तरह की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि रशियन इकनॉमी अगर हम लोग देखें तो इस वक्त वो तेल के ऊपर मुनहसर है। मोस्टली तेल की जो उनकी ज़्यादा सप्लाई है वो वेस्टर्न यूरोप को यहीं से जाती है, जैसा कि प्रोफेसर राजन ने बताया, यूक्रेन होके जाती है। ये डिपेंडेंस अगले आने वाली 330 बिलियन डॉलर का इनका ट्रेड है वेस्टर्न यूरोप से। रशिया अभी तक ये सोच रहा था कि यूरोपियन यूनियन में डिवीज़न हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन उसको उनके साथ खड़ी रहेगी, आदि ख़ासतौर से जर्मनी वगैरह उनके सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि जर्मन को सबसे ज़्यादा उनकी गैस की सप्लाई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन बहुत यूनाइटेड है और सब मिले हुए हैं, और धीरे धीरे अपनी जो उनकी जो तेल और गैस के ऊपर डिपेंडेंस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, और ऑल्टरनेट पाइपलाइंस नई आने जा रही हैं जो कि सेंट्रल एशिया, कॉकेशस रीजन्स, कोहिकाफ के रीजन से होती हुई वहाँ पे जाएगी। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में रशियंस का जीतना मुश्किल हो जाएगा यूरोपियन यूनियन के साथ। तो दूसरी ये कि जो वो नया ट्रेड चाइना के साथ कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कि जिस तरीके से सैंक्शंस बढ़ रहे हैं, 4 बैंक हैं मेन, अगर इनके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा तो उनका ट्रेड करना यूरोप से और दूसरे मुल्कों से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से सैंक्शंस बगैर जंग लड़े हुए यूरोप इनको सैंक्शंस के ज़रिए कमज़ोर करता चला जा रहा है। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के साथ हुआ था, बिल्कुल कम बेश वैसे ही धीरे धीरे इनके साथ भी हो रहा है रशियंस के साथ। और रशियन महज चाइना से डील करना, ये उससे इकनॉमी नहीं समझ सकती। एम्बेसडर साहब, जैसे कि 17 अप्रैल को जो जेनेवा टॉक्स में जॉन कैरी और ये यूरोपीय यूनियन और उसके अलावा रशिया और इनका जो बातचीत हुई थी, उसके बाद एक उम्मीद जागी थी कि शायद कुछ राह निकल आएगी, लेकिन कुछ महसूस हो रहा है कुछ आगे डिप्लोमेटिकली कोई रास्ता निकल सकता है इसका? अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एक तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कम से कम डायलॉग जारी है और इसमें हॉट एंड ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड है। अब उनके जो बाइडन जाके वहाँ जाके कुछ इस तरह से बात कर देते हैं तो उनका ज़रा पारा ज़रा बढ़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम हर दूसरे दिन या तो ओबामा उनसे बात कर रहे हैं उनके सफ़ीर से या फिर फॉरेन मिनिस्टर, तो डायलॉग जारी है। अभी एक दूसरे को फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितना उसको देगा। हाँ, जो बातचीत हो रही है उसका असर जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि रशिया तो ठीक है, लेकिन यूरोप का पूरा दिल नहीं है कि जिस प्रकार से वो अमेरिका चाहती है कि उनको पूरा प्रेशर करें, वो इतना दिल नहीं है उनका। जैसे प्रोफेसर आगा साहब ने कहा कि 330 बिलियन इज द बायलैटरल ट्रेड दोनों मुल्कों में है, यूरोप में और रशिया में। रूस अमेरिका साथ कितना है? 30 बिलियन डॉलर, 38 बिलियन। तो इसमें अफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इतनी इन्वेस्टमेंट है साइबेरिया में यूरोपियन कंपनीज, खासकर जर्मन कंपनी की। तो अगर ये इस तरह के सैंक्शन करेंगे, रशिया को तो खैर मुश्किल पड़ेगी ही, लेकिन उनकी कंपनी को भी बहुत मुश्किलात होंगी क्योंकि उनका पैसा तो वहाँ फंसा हुआ है। और उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि भाई गैस दूसरी अल्टरनेटिव सोर्स से जाएगी, वो कम से कम 10-15 साल लगेंगे। आगा साहब, क्या आपको लगता है एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सा
कुछ इस तरह की जो चीजें बनने नया जा रही वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें सिर्फ अमेरिकन, उसके अंदर रशिया का रोल है ही नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा। इसने क्राइसिस ही यही है इस बात की। रशिया बिल्कुल 330 बिलियन डॉलर का ट्रेड ज़रूर है, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म में रशिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी डील करना, और सैंक्शंस बढ़ते जाएंगे। अमेरिका का कोई प्लान नहीं है वहाँ पे वॉर का, वो कोई ऐसी किसी भी मुल्क में वो जंग नहीं चाहते। अब उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अफगानिस्तान और इराक़ में, बहुत ही ख़राब उनका एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लोग उनके मरे, न उनकी आर्मी चाहती है जाके लड़ना, तो वो जंग तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो टेंशन इतना बिल्डअप होता चला जा रहा है कि रशिया के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात ये कि यूरोप का जहाँ तक सवाल है, ये कलेक्टिव है 330, इसमें यूरोप के बहुत से देश हैं, सबका इन्वेस्टमेंट है। तो इन पाबंदियों से उन पर असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अब 4 बैंक की बात कर रहे हैं, अगर बैंकों पे अगर सैंक्शंस लग जाते हैं तो उनकी करेंसी कहाँ जाएगी, वो ट्रेड किससे करेंगे? कोई उनसे नहीं, जिससे कि जो भी कंट्री उनसे ट्रेड करेगी, उस बैंक से डील करेगी, उस कंपनी से अमेरिकन और यूरोपियन ट्रेड नहीं करेंगे। तो जैसा ईरान के साथ हुआ था कि ईरान की करेंसी और जो ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो उसकी वजह यही भी। फिर यूनाइटेड नेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन सैंक्शंस काफ़ी होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनसे डील करना मुश्किल होता है। तो ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इंटरनल क्राइसिस आ जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये क्राइमिया में 60% रशियंस ओरिजिन के लोग हैं, 40% जो के करीब जो हैं, 38 और 40 के बीच में जो हैं वो यूक्रेनियंस हैं, और 12% जो है इसी में 40 के अंदर 12% के करीब तातार्स हैं। और ये कुछ दिनों के बाद देखिएगा, ये वहाँ के ऊपर इस्लामिक मिलिटेंट्स भी और क्रिश्चियन मिलिटेंट्स की भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक मुख्तसर मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का जो एक आम इंसान है उसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? ऐसा है कि मुल्क तो एक ही है, थोड़े से जो मुश्किलात आ रही हैं उनको ये चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए जैसे 60% तो रशियन स्पीकिंग है, उनकी भी फैमिलीज मैरिड जो की हैं वो यूक्रेन, आधे यूक्रेनियन, और वो तो वो ये नहीं चाहते कि मुल्क का डिवीजन हो जाए। कि जैसे कि ये है नाइपर रिवर जो जाता है, कहा जाता है कि नाइपर के ईस्ट में वो ईस्ट यूक्रेन हो जाएगा, इसमें वेस्ट, तो वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मिलजुल के ही रहें, एक मुल्क रहें, क्योंकि उसी में उनकी बड़ाई है, और अगर दूसरे वाले बाहर आके कुछ गड़बड़ करें तो मुश्किल है। पर दूसरी बात ये भी है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, वो यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा नाता करना चाहते हैं, वो उसके पार्ट होना चाहते हैं। अच्छा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा इसका? दुनिया के ऊपर असर देखिए, एक तो यह है कि यूरोप के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्राइस अपार्ट फ्रॉम रशिया के अलावा सबसे ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट उनकी है, उनके पर होगा। चाइना को बड़ा फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है क्राइसिस से। हाँ, क्राइसिस से, क्योंकि कई चीज़ें जो हमको नहीं मिल रही थी वो अब हमको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कुछ प्रकार की और सैंक्शंस आई, जैसे कि अब ईरान में आई थी, उसका कुछ हमें फ़ायदा हुआ, यहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा ब्रिक्स नेशन के अंदर काफ़ी उनकी यूनिटी बढ़ेगी, और उसके अलावा SCO में तो खैर है ही। तो मेरे ख्याल में एक तो वहाँ के जो मुल्क हैं, जो लोग बाग रहने वाले हैं, उन्होंने 20-25 साल से बहुत मुश्किलात देखी हैं, उनकी इकोनॉमी कभी हुई नहीं। उनका जो ट्रांजिशन है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी, वो बिल्कुल अभी तक नहीं हुई है। इतनी गरीबी है, हालांकि इनका मुल्क इतना ज़्यादा बड़ा है, तो वो ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम मिल के रहें और एक मुल्क को और स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर मौजूद अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और फिर आइंदा किसी नए मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। दुनिया मेरे आगे में तहसीन मुनव्वर को यहीं दीजिए इजाज़त। आदाब।